जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू वीआईपी सिविल गुरु। तो आज मैं आप लोग के लिए लेकर के आया हूँ इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो अलग अलग एग्जामिनेशंस में पूछे गए हैं। ये आप देख सकते हो कितनी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। CGPSC AE में पूछा गया है 2017 में, तो बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन है। ये आप देख सकते हो यूके कंबाइन AE में पूछा गया, WBPSC AE में भी पूछा गया है और ESC तक में भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले, वीडियो को लास्ट तक देखना और हाँ, अपने आंसर चूज़ करते चले जाना। यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास है, व्हेन वाज द वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट इनएक्टेड बाय द इंडियन पार्लियामेंट। जो इंडियन पार्लियामेंट है उसने जो आपका वाटर प्रिजर्वेशन एंड कंट्रोल पोल्यूशन एक्ट था वो कब रेगुलेशन में आया था, ये हमसे पूछा है। 1970 में, 1974 में, 1980 में, फिर 1985 में। तो आप अपना इसका आंसर, करेक्ट आंसर चूज़ कर लेंगे कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। फिर मैं आप लोग को बताता हूँ इसके डिटेल में। तो बिल्कुल देखिए, अगर आपने अपना आंसर 1974 चूज़ किया तो बिल्कुल सही है। जो हमारे पास वाटर प्रिजर्वेशन एंड कंट्रोल पोल्यूशन एक्ट जो आया था वो 1974 में आया था। अब इसी तरीके से क्या है, हमारे पास एयर का भी एक एक्ट आया था, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट आया था और अगर हम बात करें तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आया था। तो इस तरीके कई सारे हमारे एक्ट आए थे। तो उनकी क्या होता है, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग से रिलेटेड है, तो इसलिए कई बार क्वेश्चन हमारा पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पे मैं आप लोग को सभी बता देता हूँ। देखिए, कुछ रेगुलेशंस हैं हमारे पास, जैसे कि वाटर को लेकर के। तो वाटर प्रिजर्वेशन एंड कंट्रोल का जो पोल्यूशन एक्ट था वो 1974 में आया था। वैसे ही जो एयर का प्रिजर्वेशन, एयर का जो आप लोग का प्रिवेशन एंड कंट्रोल पोल्यूशन एक्ट था वो आप लोग का 1981 में आया था। और इसमें फिर से एक अबिटमेंट हुआ, फिर से एक इसमें सुधार हुआ, इम्प्रूवमेंट हुआ, वो 1987 में हुआ। ठीक है। फिर इसके बाद इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट आया। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट जो आया था वो 1986 में आया था। और फिर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो आया था वो आप लोग का 1974 में आया था। लेकिन जो फॉरेस्ट एक्ट आया था वो 1927 में आया था। तो इन दोनों में बहुत कन्फ्यूजन होता है, 1972 और 1927। तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, फॉरेस्ट वाला जो था आप लोग का वो 1927 को आया था और जो वाइल्ड लाइफ वाला था वो 1972 को आया था और 1927 को आया था। ठीक है, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। ऐसे भी आप याद रख सकते हो कि पहले फॉरेस्ट होगा तब उसके अंदर वाइल्ड लाइफ जाएगा। तो पहले कौन सा आया था, फॉरेस्ट वाला। मैंने तो इसको ऐसे ही याद किया हुआ, आप इसको देख लेना, आप अपने तरीके से इसको याद कर लेना। लेकिन हाँ, याद करना है क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा LMRC में पूछा गया है। Census records indicate the current population of a city as 60,000. Population 10 years ago as 55,000. Population 30 years ago was 45,000. What would be the probable population after 2 decades? 2 decades के बाद यानी कि 20 years के बाद हमको population बतानी है। When calculated using arithmetical increase method. हम जो पॉपुलेशन कैलकुलेट कर रहे हैं वो अर्थमेटिकल इंक्रीज मेथड के हेल्प से उसको हम क्या कर रहे हैं, कैलकुलेट कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमको पॉपुलेशन जो कैलकुलेट करनी है वो अर्थमेटिकल इंक्रीज मेथड के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करनी है। तो इसका मतलब सर हमारे पास कुछ और भी मेथड होते होंगे पॉपुलेशन कैलकुलेट करने के, जब इसने हमसे यहाँ पे पूछा है अर्थमेटिकल इंक्रीज मेथड से। तो बिल्कुल हमारे पास और भी मेथड होते हैं जिससे हम पॉपुलेशन फोरकास्टिंग करते हैं, अपने आने वाले टाइम्स की पॉपुलेशन को कैलकुलेट करते हैं। जैसे कि एक तो हमारे पास हो गया अर्थमेटिक इंक्रीज मेथड। दूसरा हमारे पास जो होता है वो होता है ज्योमेट्रिकल इंक्रीज मेथड भी हमारे पास होता है। एक होता है हमारे पास इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड भी हमारे पास होता है। एक हमारे पास जो होता है वो जोनिंग मेथड भी होता है, जिसमें हम जोन डिवाइड करके अपना हम उसको कैलकुलेट करते हैं पॉपुलेशन फोरकास्टिंग। एक हमारे पास लॉजिस्टिक कर्व भी होता है, लॉजिस्टिक कर्व या एस कर्व भी एक हमारे पास मेथड होता है जिसकी हेल्प से हम कैलकुलेट करते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास ओवरऑल 5 to 6 मेथड्स होते हैं जिनकी हेल्प से हम क्या करते हैं, पॉपुलेशन फोरकास्टिंग करते हैं। अब हर मेथड का अपना एक स्पेशल करेक्टरिस्टिक्स है और हर एक मेथड को अपने एक यूनिक क्वालिटी की वजह से जाना जाता है। तो हम यहाँ पे बात करेंगे अपना किसकी, अर्थमेटिक इंक्रीज मेथड की। तो जो अर्थमेटिक इंक्रीज मेथड है इसकी हेल्प से हम कैसे कैलकुलेट करते हैं पॉपुलेशन फोरकास्टिंग। तो देखिए, हमें क्वेश्चन में गिवन है कि जो प्रेजेंट पॉपुलेशन है वो हमारे पास 60,000 है। तो 30 ईयर्स एगो जो पॉपुलेशन थी वो 45 थी, 20 ईयर्स एगो जो थी वो 50K थी और 10 ईयर्स एगो जो थी वो 55 थी। और प्रेजेंट में जो पॉपुलेशन है वो कितनी है, 60,000 है। तो हम इसका इंक्रीज़ निकालते हैं कि कितनी हमारी पॉपुलेशन इंक्रीज़ हुई। तो पहले यहाँ से यहाँ तक आने में कितनी इंक्रीज़ हुई, 5,000। फिर यहाँ से यहाँ तक आने में 5,000, फिर यहाँ से यहाँ तक आने में 5,000। तो हमारी टोटल पॉपुलेशन कितनी इंक्रीज़ हुई, तो यहाँ पे हम इनको ऐड कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 15,000। इसका हम एवरेज निकालेंगे तो एवरेज जो हो जाएगा हमारे पास 15,000 अपॉन कितना आ जाएगा 3। तो कट करेंगे तो कितना आ जाएगा 5,000। तो 5,000 हमारे पास आई है एवरेज इंक्रीज पर डिकेड।
पर डिकेड कितना इंक्रीज़ कर रहा है। अब हमको पॉपुलेशन कितनी निकालनी है, 2 डिकेड्स बाद निकालनी है, तो n की वैल्यू 2। अब ये सब क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमको मालूम है कि जो हमारे पास अर्थमेटिक इंक्रीज मेथड होता है, इसकी जो पॉपुलेशन निकालने का तरीका होता है पी एन इज इक्वल टू पी नोट प्लस के एन एक्स बार। यहाँ पे पी नोट जो होती है वो लास्ट नॉन डिकेड की पॉपुलेशन होती है, जो हमको पता होती है लास्ट नॉन पॉपुलेशन जो होती है। एन जो होता है हमारे पास वो नंबर ऑफ डिकेड्स होता है, और एक्स बार जो हमारे पास होता है, जो हमने एवरेज निकाला है अपना इंक्रीज पर डिकेड का, वो हमारे पास होता है। तो सभी वैल्यूज़ को हम यहाँ पे अपना पुट कर देंगे, क्योंकि 2 डिकेड्स बाद उसने पूछा है और इसकी वैल्यू 5। तो यहाँ पे हमारे पास जो हो जाएगी पॉपुलेशन जो है 20 ईयर बाद बोलें, या फिर हम बोलें कि 2 डिकेड्स बाद जो पॉपुलेशन है हमारी वो कितनी हो जाएगी, तो वो 70,000 पॉपुलेशन हमारे पास हो जाएगी। क्लियर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, हम देख लेते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन होगा। ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारे पास बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको बोल रहा है यूट्रोफिकेशन ऑफ वाटर बॉडीज़ कॉज्ड बाय। जो हमारा यूट्रोफिकेशन हो जाता है वाटर बॉडीज़ का, वो किसकी वजह से होता है। तो सर सबसे पहले तो हमको ये बताइए यूट्रोफिकेशन होता क्या है, तब हम समझ पाएंगे कि वो किसकी वजह से होता है। तो देखो यूट्रोफिकेशन क्या होता है, इस तरीके से आपने देखा कोई वाटर बॉडीज़ होती है तो उसकी पूरी सरफेस पर क्या है, एल्गी जमा हो जाती है। एल्गी जमा हो जाती है, कुछ इस तरीके का उसका वाटर हो जाता है ग्रीन ग्रीन, तो उसको हम यूट्रोफिकेशन बोलते हैं। यानी कि द इनरिचमेंट ऑफ वाटर बॉडीज़ बाय इनऑर्गेनिक प्लांट न्यूट्रिएंट्स। जब हमारे पास क्या हो जाता है, जो प्लांट न्यूट्रिएंट्स होते हैं इनऑर्गेनिकली, जब वो इनरिचमेंट हो जाता है, वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में हो जाते हैं, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, यूट्रोफिकेशन अपना बोल देते हैं। और दिस फिनोमिना कैन बी कॉज्ड बाय वेरियस सोर्सेज। अब ये सर होता किसकी वजह से है, तो इसके लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं दोनों, आर्टिफिशियल और जो हमारे नेचुरल सोर्स होते हैं, दोनों इसके लिए क्या होते हैं, रेस्पॉन्सिबल होते हैं। और यूट्रोफिकेशन हैज़ रिलीवेंट इफेक्ट ऑन द वाटर बॉडीज़। इसका जो इफेक्ट होता है वाटर बॉडीज़ पर क्या होता है, तो मेन आर द एल्गल एल्गल ब्लोमिंग। यानी कि पहले क्या हो जाता है इसका, अगर मेन कोज हम देखें तो एल्गल ब्लोमिंग हो जाता है। एल्गल ब्लोमिंग जो आप देख सकते हो कि पूरी सरफेस पर क्या है, एल्गी जमा हो जाती है। और क्या होता है, तो एक्सेसिव एक्यूटिक मैक्रोफाइट ग्रोथ। जो हमारे पास एक्यूटिक मैक्रोफाइट होते हैं उनकी ग्रोथ क्या हो जाती है, बहुत ज़्यादा हो जाती है, वो बहुत ज़्यादा उनमें मतलब इंक्रीमेंट हो जाता है। एक होता है ऑक्सीजन डिप्लीशन, यानी कि इसमें जो ऑक्सीजन प्रेजेंस होती है उसमें क्या आ जाती है, बहुत ज़्यादा कमी आ जाती है। तो ये हमारे इफ़ेक्ट होते हैं जो हमको देखने को मिलते हैं किसकी वजह से, यूट्रोफिकेशन की वजह से। और ये होता किसकी वजह से है, तो जो हमारे आर्टिफिशियल और नेचुरल जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो बाहर से इस पॉन्ड के अंदर या लेक के अंदर आ जाते हैं, तो उसकी वजह से हमारा होता है। जैसे कि यहाँ पे दिखा रखा है कि यूट्रिफिकेशन जो प्रोसेस होती है, अगर मान लो ये आपका पॉन्ड था, तो आपके कोई फर्टिलाइजर्स आएंगे, कुछ रन ऑफ आएगा, सनलाइट आएगी, कुछ ब्लॉक्ड सनलाइट हो जाएगी, इसके अंदर नहीं जा पाएगी, तो उसकी वजह से क्या होता है, एल्गी ब्लूमिंग वगैरह हो जाती है, पूरी सरफेस पर एल्गी एल्गी जमा हो जाती है। तो ये प्रोसेस हमारे पास होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, यूट्रोफिकेशन अपना बोलते हैं। तो ये होता किसकी वजह से, तो जो हमारे पास न्यूट्रिएंट्स होते हैं अगर वो एक्सेसिव में चले जाएँ, जो वाटर बॉडी है उसके अंदर एक्सेसिव में चले जाएँ, ज़्यादा हो जाएँ, चाहे वो आर्टिफिशियली हो और चाहे वो नेचुरली हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, अपना यूट्रोफिकेशन हम उसको अपना बोलते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये देखो ये क्वेश्चन भी आप लोगों का लेटेस्ट क्वेश्चन है, 2017 का क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंडर्ड कंजम्पशन ऑफ वाटर पर कैपिटा पर डे फॉर नर्सिंग होम्स बोर्डिंग स्कूल्स एंड हॉस्टल्स। यानी कि हमें क्या है बताना है कि कितनी कंजम्पशन होती है वाटर की पर कैपिटा पर डे, जैसे कि नर्सिंग होम है हमारे पास, या बोर्डिंग स्कूल है, या हॉस्टल्स है, तो इनके लिए। यानी कि इस क्वेश्चन को हम इस तरीके से भी देखिए, हमसे पूछा गया है एवरेज डोमेस्टिक वाटर डिमांड पर पर्सन पर डे, यानी कि एक पर्सन की एवरेज डोमेस्टिक डिमांड क्या होती है। क्योंकि जो आपका नर्सिंग होम है, बोर्डिंग स्कूल है, हॉस्टल है, ये सब किसके अंदर आते हैं, डोमेस्टिक डिमांड के अंदर ही आते हैं हमारे। तो देखो कितनी बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो सब के सब क्वेश्चंस क्या हैं, वैल्यूएबल क्वेश्चन है और मोस्ट फ्रिक्वेंटली वाले क्वेश्चन है। बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंसी है कि आने वाले टाइम में भी ये क्वेश्चंस आप लोग के पूछे जाएँ। तो याद रखेंगे एवरेज डोमेस्टिक डिमांड जो होगी वो कितनी होती है, 135 लीटर पर कैपिटा पर डे होती है। अब आपके दिमाग में आ सकता है सर और भी तो डिमांड होती होंगी, अभी तो चलिए एक पूछा है, हो सकता है आगे और भी पूछ ले। तो बिल्कुल भाई देखिए, अगर हम बात करें तो डोमेस्टिक वाटर डिमांड जो होती है आपकी 135 से लेकर के 225 लीटर पर कैपिटा पर डे होती है, जो कि टोटल डिमांड का, जो भी हमको डिमांड चाहिए होती है टोटल डिमांड का लगभग 50 to 60% होता है टोटल वाटर कंजम्पशन का। उसके बाद इंडस्ट्रियल वाटर डिमांड की बात करें तो लगभग 50 से लेकर के
45 लीटर पर कैपिटा पर डे होती है। सबसे ज़्यादा वेरिएशन जो देखने को मिलता है वो इंडस्ट्रियल वाटर डिमांड में देखने को मिलता है, क्योंकि डिपेंड करती है एक्सटेंट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन के, कहाँ पर कितनी इंडस्ट्री एक्सपेंड करने वाली इसके ऊपर डिपेंड करती है। इंस्टीट्यूशनल डिमांड की बात करें तो हो जैसे स्कूल है, हॉस्पिटल है, तो इसमें 50 से लेकर के 20 से लेकर के 50 के बीच ही आपकी डिमांड जो है वो वेरी करती है। तो याद रखना इंस्टीट्यूशनल के बीच, इसके बीच में कुछ भी दे सकता है, वो आपको 35 दे सकता है, 45 दे सकता है, तो कन्फ्यूज नहीं होना, रेंज आप इसकी याद रखेंगे। पब्लिक यूज़ के लिए 10 से लेकर के 20 लीटर पर कैपिटा पर डे होता है, जो कि 5 to 6% होता है। फायर डिमांड की बात करें तो 1 लीटर पर कैपिटा पर डे होता है। और लॉसेस की बात करें तो कुछ लॉसेस भी हमारे होते हैं वाटर में, तो वो हम 10 to 15% लेकर के चलते हैं टोटल डिमांड का। तो ओवरऑल टोटल डिमांड जो हमारे पास आती है वो कितनी आती है, 250 से लेकर के 350 लीटर पर कैपिटा पर डे आती है। यानी कि एक दिन में एक पर्सन 250 से लेकर के 350 लीटर पानी जो है वो यूज़ कर लेता। और स्टैंडर्डली बात करें तो 335 लीटर पर कैपिटा पर डे जो है एक पर्सन यूज करता है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे बोला क्लोरीन डिमांड ऑफ वाटर इज इक्वल टू, हमसे कह रहा है जो क्लोरीन की जो डिमांड होती है वाटर में वो किसके इक्वल होती है। तो देखो इस क्वेश्चन को समझाने के लिए मैं आप लोग को अभी इसको एक्चुअली मैं रोकना चाहूँगा, क्योंकि जब मैं आपको डिसइंफेक्टेंट पढ़ाऊंगा तब आप लोग को इस क्वेश्चन को अच्छे से क्लियर करूँगा, पूरी डिटेल में इसके बारे में चीज़ें बताऊँगा। अभी आपको मैं वाटर डिमांड में एक क्वेश्चन लेकर के आ गया हूँ, क्योंकि आया हुआ क्वेश्चन था और इसी चैप्टर में दे रखा था, तो इसलिए लेकर के आइए। तो फिर भी आप ध्यान रखो, जो क्लोरीन होता है आप लोग का वो एक तरीके का डिसइंफेक्टेंट होता है। क्या होता है, डिसइंफेक्टेंट आप लोग के पास ये होता है जो क्या करता है, बैक्टीरिया को किल करने का काम करता है। जो हमारे पास बैक्टीरिया होते हैं रो वाटर के अंदर, उसको किल करने का काम कौन करता है, क्लोरीन हमारा करता है। अब ये क्लोरीन जो होता है कई तरीके का होता है। जब हम वाटर के अंदर यूज करते हैं तो इसकी प्रोसेसिंग जब होती है तो इसको अलग अलग कैटेगरी में हम डिफाइन करते हैं, जैसे अप्लाइड क्लोरीन कितना है, रेजिडुअल क्लोरीन कितना है। और यहाँ पे अगर हम बात करें जो हमारे पास क्लोरीन डिमांड होती है वो किसके अकॉर्डिंग हम लेकर के चलते हैं, तो जो हमारे पास डिफरेंस होता है ना अप्लाइड क्लोरीन का और रेजिडुअल क्लोरीन का, वो हमारे पास क्या होती है, क्लोरीन की डिमांड होती है। ठीक है, उतनी हम डिमांड लेकर के चलते हैं। तो अभी इसका आंसर आप ऑप्शन नंबर डी लगाओ। इसकी कितनी वैल्यू होती है, क्या, वो सारी चीज़ें मैं आप लोग के साथ डिटेल में डिस्कस करूँगा, लेकिन बाद में। ठीक है, अभी मैं इसको यहाँ पे इतना ही छोड़ रहा हूँ, क्योंकि मैं इस क्वेश्चन को आगे आप लोग को क्लोरीन के बारे में सब कुछ बताने वाला हूँ। वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम आर साइज टू मीट द, यानी कि हमसे कह रहा है कि जो वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है उसको जो हम डिज़ाइन करते हैं वो किसके बेस पे डिज़ाइन करते हैं, मैक्सिमम आवरली डिमांड के बेस पे, एवरेज आवरली डिमांड के बेस पे, मैक्सिमम डेली डिमांड एंड फायर डिमांड के बेस पे, या एवरेज डेली डिमांड या फिर फायर डिमांड के बेस पे। तो देखिए मैं आप लोग को बता देता हूँ कि जब हम क्या करते हैं, डिज़ाइनिंग करते हैं अपने वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की, जो हमारे पास वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है, तो इसकी डिज़ाइनिंग की अगर हम बात करें तो देखिए हमारे पास इसको समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा कुछ चीज़ों को। असेसमेंट ऑफ नॉर्मल वेरिएशन, जो हमारे पास वेरिएशन होता है वो किस तरीके से होता है डिमांड में। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं अपना एनुअल एवरेज डेली डिमांड की, तो AAD जिसको हम बोलते हैं एनुअल एवरेज डेली डिमांड। तो एनुअल एवरेज डेली डिमांड क्या होती है, मान लो एक सिटी है और उस सिटी को हमें वॉल्यूम ऑफ वाटर जो सप्लाई करना है वो कितना सप्लाई करना है, V वॉल्यूम ऑफ वाटर सप्लाई करना है, यानी कि V लीटर वॉल्यूम जो है हमको वाटर का वो सप्लाई करना है। ठीक है, अब ये सप्लाई करना है हमको पूरे एक साल के अंदर, एक साल के अंदर इसको सप्लाई करना है, पर ईयर उसको V वॉल्यूम वाटर जो है वो सप्लाई करना है। तो अगर मैं कहूँ आपसे कि डेली कितना सप्लाई करोगे आप, तो आप बोलोगे सर बड़ा ही सिंपल है, 365 से डिवाइड कर दो, क्योंकि एक साल में 365 दिन होते हैं। तो हमको मिल जाएगा कि कितने लीटर वाटर हम एक दिन में सप्लाई कर रहे हैं, डिस्चार्ज कितना दे रहे हैं वो हमको पता चल जाएगा। तो एक दिन के अंदर एक सिटी के अंदर कितना डिस्चार्ज आप सप्लाई कर रहे हो उसको बोलते हैं एनुअल एवरेज डेली डिमांड। ठीक है, अब इसी को हम आगे जब फर्दर इसको हम लेकर के जाते हैं तो हम देखते हैं एक मैक्सिमम डेली डिमांड, कि ये तो हमारे पास एवरेज आ गया कि एक दिन के अंदर कितना पानी ट्रांसफ़र करना है, लेकिन उस दिन के अंदर मैक्सिमम कितना करना है, उस दिन के अंदर जो हमने डेली डिमांड है हमारे पास उसमें मैक्सिमम कितना हो सकता है। तो मैक्सिमम डेली डिमांड जो आती है हमारे पास, ये देखो पहले तो ऑब्जर्वेशन बेस्ड होता है, टोटल डेटा, इसी कोई कैलकुलेशन वगैरह कुछ भी नहीं है। तो ये हमको ये बोलता है कि आपको क्या करना है, जो भी आपके पास एनुअल एवरेज डेली डिमांड है ना, जो एनुअल एवरेज डेली डिमांड है जो अभी आपने निकाली कि एक दिन में कितना वाटर आप सप्लाई कर रहे हो सिटी को, उसका क्या कर लो 180% ले लो। तो उसका 180% जो आएगा वो मैक्सिमम डेली डिमांड आपको दे देगा कि एक दिन में आपको इतना, इससे ज़्यादा आप वाटर सप्लाई नहीं करेंगे। ठीक है, ये मैक्सिमम है। तो मैक्सिमम डेली डिमांड क्या होता है, 180% होता है, यानी कि 1.8 टाइम्स होता है एनुअल एवरेज डेली डिमांड का।
इसी तरीके से हमारे पास क्या होता है, मैक्सिमम आवरली डिमांड होता है। तो मैक्सिमम आवरली डिमांड जो होता है इसको क्या बोलता है हमारा डेटा, कि जो मैक्सिमम डेली डिमांड है, ध्यान से देखना इस वाले का, ये जो अभी निकल कर गया है, मैक्सिमम डेली डिमांड का 150% होता है। तो मैक्सिमम आवरली डिमांड जो होता है, यानी कि अब आपको क्या करा, आपने एक दिन का निकाल लिया, एक दिन में भी एक उसका मैक्सिमम निकाल लिया कि उस दिन कितना मैक्सिमम आपको चाहिए होगा, लेकिन उस मैक्सिमम में भी मुझे बताइए कि किस घंटे मैक्सिमम चाहिए होगा। यानी कि ये आपका पूरा एक साल था, इस पूरे एक साल के लिए आपने निकाल लिया, उस एक साल के एक दिन के लिए भी आपने निकाल लिया, ठीक है। इस दिन में किस टाइम पे मैक्सिमम चाहिए होगा, मतलब कितना मैक्सिमम चाहिए होगा, तो वो भी आपने निकाल लिया। लेकिन इस एक दिन के किस घंटे में मुझे मैक्सिमम वाटर चाहिए होगा, वो कैसे निकालेंगे। तो उसके लिए बोलते हैं कि मैक्सिमम आवरली डिमांड जो होती है हमारे पास, वो मैक्सिमम आवरली डिमांड 150% होती है मैक्सिमम डेली डिमांड की। तो इसको हम 1.5 ले लेते हैं डेली डिमांड। अब मैक्सिमम डेली डिमांड जो होती है 1.8 टाइम्स होती है एनुअल एवरेज डिमांड की। तो इस मैक्सिमम डेली डिमांड की जगह हमने 1.8 टाइम्स लिख दिया एनुअल एवरेज डेली डिमांड। तो ये 1.27 टाइम्स आएगा एनुअल एवरेज डेली डिमांड का। यानी कि मैक्सिमम डेली डिमांड अगर एनुअल एवरेज डेली डिमांड के टर्म में देखोगे तो 2.7 से मल्टीप्लाई कराओगे, और मैक्सिमम आवरली डिमांड को आप मैक्सिमम डेली डिमांड के टर्म में देखोगे तो आप 1.5 से मल्टीप्लाई कराओगे, ठीक है। और ये आप लोग का होता ही है मैक्सिमम डेली डिमांड 1.8 टाइम्स एनुअल एवरेज डेली डिमांड का, ठीक है। अब हमारे पास जब हम क्या करते हैं, एक हमारे पास एक और डिमांड होती है जिसको हम बोलते हैं कोइंसिडेंट डिमांड। तो कोइंसिडेंट डिमांड जो होती है एक्चुअली में मैक्सिमम डेली डिमांड और जो फायर डिमांड होती है, इन दोनों को मिला करके जो बनती है वो कोइंसिडेंट डिमांड बनती है, ठीक है। अब इसके पीछे का वो आप रीज़न छोड़ो, लेकिन यहाँ पे आप मेन चीज़ पाओ, फिर वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगी। यहाँ पे हम रो वाटर स्कीम जो डिज़ाइन करते हैं वो अपनी मैक्सिमम आवरली डिमांड के लिए डिज़ाइन करते हैं, या फिर आप ये बोल सकते हो कि जो हम डिज़ाइनिंग अपनी करते हैं, जो मैक्सिमम वैल्यू हमको देखने को मिलती है मैक्सिमम आवरली डिमांड और जो हमारे पास कोइंसिडेंट डिमांड है, इन दोनों में से जो भी मैक्सिमम आएगा हमारे पास उसके लिए हम डिज़ाइन करते हैं। और जो हमारे पास सर कोइंसिडेंट डिमांड होती है वो क्या होती है, तो वो मैक्सिमम डेली डिमांड प्लस के फायर डिमांड, इन दोनों को मिला करके जो आता है हमारे पास वो क्या होती है, वो हमारे पास कोइंसिडेंट डिमांड होती है। तो कोइंसिडेंट डिमांड और मैक्सिमम आवरली डिमांड, इन दोनों में से जो मैक्सिमम होता है उसके लिए हम अपना क्या करते हैं, रो वाटर स्कीम को हम अपना डिज़ाइन करते हैं। तो ये हमारे पास होती है रो वाटर स्कीम। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में अगर आप देखो तो वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम एक तरीके की रो वाटर स्कीम है, और वो मैक्सिमम आवरली डिमांड और मैक्सिमम डेली डिमांड और फायर डिमांड, यानी कि जो कोइंसिडेंट डिमांड है, कोइंसिडेंट डिमांड है, ठीक है, इन दोनों में ये कोइंसिडेंट डिमांड हो गई और ये मैक्सिमम आवरली डिमांड होगी। तो इन दोनों में से जो मैक्सिमम होता है उसके लिए वो क्या करा जाता है, अपना डिज़ाइन करा जाता है, ठीक है, उसके लिए अपना डिज़ाइन करा जाता है। तो इसमें से अगर मैं मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर पे जाऊँ इन दोनों में से, तो इन दोनों में से देखो एमसीक्यू में क्या होता है हमारे पास, जो हमें क्या होता है, चार ऑप्शन होते हैं हमारे पास, हमें चारों में से क्या होता है, हमको लगता है ये आंसर सही, ये आंसर सही, लेकिन उनमें से हमें मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर चूज़ करना होता है। तो मेरे अकॉर्डिंग अगर मैं इस पर मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर पे जाऊँ, तो जो आयोग ने क्वेश्चन दे रखा है, इसका आंसर दे रखा है, वो तो दे रखा है ऑप्शन नंबर सी, कि मैक्सिमम डेली डिमांड और जो फायर डिमांड है उसमें से इसके लिए आप क्या करोगे, उसको डिज़ाइन करोगे। लेकिन अगर हम बात करें जनरल रो वाटर स्कीम की, तो रो वाटर स्कीम जो डिज़ाइन करी जाती है वो मैक्सिमम आवरली डिमांड के लिए डिज़ाइन करी जाती है, ठीक है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए भी हो सकता है और सी भी हो सकता है। अब आप बताओ, आप चूज़ कर लो आपको क्या सही लगेगा, ठीक है। मैं अगर होता, बुक में क्या दे रखा है, तो बुक में सर सही आंसर ऑप्शन नंबर सी दे रखा। मैं अगर एग्ज़ाम में बैठा होता तो मैं एग्ज़ाम में ऑप्शन नंबर ए लगाता, ठीक है, क्योंकि हमारे कॉन्सेप्ट तो बिल्कुल क्लियर है। और वैसे भी हमको पता रो वाटर स्कीम मैक्सिमम के लिए डिज़ाइन करी जाती है, चाहे वो आपकी क्या हो, मैक्सिमम आवरली डिमांड हो और फिर कॉन्सिडेंट डिमांड हो, इन दोनों। और कॉन्सिडेंट डिमांड क्या होती है, मैक्सिमम डेली डिमांड प्लस के फायर डिमांड को मिला करके आपकी बनती है कि नहीं। तो इन दोनों में से जो मैक्सिमम होगा उसके लिए डिज़ाइन करते हैं। अब यहाँ पे ऑप्शन दोनों दे रखे हैं, तो मैं तो भाई इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए लगा था, लेकिन इसका जो बुक में सही आंसर दे रखा है ऑप्शन नंबर सी दे रखा है, ठीक है। मैंने आपको अपना आंसर बता दिया, अब आप अपना आंसर एक बार इसको देख लेना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड फॉर पॉपुलेशन फोरकास्टिंग यूज्ड फॉर एस्टिमेटिंग द वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ अ टाउन। अगर हमें एक टाउन की पॉपुलेशन फोरकास्टिंग करनी है, तो उस पॉपुलेशन फोरकास्टिंग को करने के लिए हमारे पास कुछ मेथड होते हैं, जैसे कि अर्थमेटिक इंक्रीज मेथड होता है, ज्योमेट्रिक इंक्रीज मेथड होता है, इंक्रीमेंटल इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड होता है, ठीक है। और हमारे पास एस कर्व मेथड होता है जिसको लॉजिस्टिक कर्व मेथड बोलते हैं, जॉइनल मेथड होता है हमारे पास। लेकिन प्रिज्मोइडल मेथड हमारे पास नहीं होता, ये कोई मेथड नहीं होता है,
ठीक है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इनमें से क्या, कौन सा मेथड यूज़ नहीं करते हैं पॉपुलेशन फोरकास्टिंग के लिए, तो हम सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इसको यूज़ नहीं करते। ठीक है, बाकी इसको भी यूज करते हैं, इसको भी यूज करते हैं, इसको भी यूज करते हैं, और भी मैंने 2-4 के नाम आप लोग को बता दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर नॉर्म्स 45 लीटर ऑफ वाटर पर पर्सन पर डे इज़ प्रोवाइडेड इन केस ऑफ, यानी कि हमसे क्वेश्चन में ये पूछना चाह रहा है कि 45 लीटर पर कैपिटा पर डे जो होती है वो किसकी डिमांड होती है, हॉस्टल की होती है, होटल की होती है, हॉस्टल की होती है, नर्सिंग होम की होती है, ऑफिस बिल्डिंग की होती है। तो मैंने आपको बताया था जो इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग होते हैं उनकी जो डिमांड होती है वो 20 से लेकर के 50 के बीच होती है। जो इंस्टीट्यूशनल होते हैं उनकी जो डिमांड होती है वो 20 से लेकर के 50 के बीच होती है। तो हमारे पास 45 इसी के बीच आ रहा है। और इंस्टीट्यूशनल जो बिल्डिंग है वो कौन सी है हमारे पास, जो ऑफिस बिल्डिंग है वो इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग हमारे पास आती है। तो सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जबकि ये नर्सिंग होम वगैरह जो आता है हमारा वो डोमेस्टिक बिल्डिंग के अंदर आता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो इंस्टीट्यूशनल डिमांड होती है हमारे पास, स्कूल है या कोई हॉस्पिटल वगैरह है, तो हमारे पास कितनी होती है उसके लिए 20 से लेकर के 50 लीटर पर कैपिटा पर डे होती है। ठीक है ना। नर्सिंग होम को जो है एक्चुअली में हम हॉस्पिटल में भी काउंट कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने पूरा इसको बोला नहीं कि हॉस्पिटल ही है, नर्सिंग होम कोई भी छोटा सा भी हो सकता है। इसको हम इस तरीके से अपना नहीं बोल सकते कि हाँ पूरा एकदम स्टैंडर्ड पे है ये। ठीक है, बाकी और जो डिमांड है वो मैं आपको पहले ऑलरेडी समझा ही चुका हूँ। नेक्स्ट आता है, अकॉर्डिंग टू क्विचलिंग फॉर्मूला द फायर डिमांड इन लीटर पर मिनट एंड पॉपुलेशन पी इन 1000 इज़ रिलेटेड बाय इक्वेशन। इनमें से हमको बताना है एक तरीके से। देखिए हमारे पास जो फायर डिमांड होती है, इस फायर डिमांड को कैलकुलेट करने के लिए कुछ फॉर्मूले हमारे पास होते हैं, जिसमें से एक क्विचलिंग फार्मूला होता है। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि क्विचलिंग फार्मूला कौन सा होगा अगर हमारे पास डिस्चार्ज लीटर पर मिनट में है और पॉपुलेशन 1000 में है, तो इनमें से कौन सा हमारे पास सही आंसर होगा जिससे हम जो फायर डिमांड है अपनी वो कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट मैं आप लोग के लिए कर देता हूँ। देखिए गाइस, ये हमारा सुदर्शन बैच चल रहा है, इसकी टैगलाइन है हमारी, एग्ज़ाम कोई भी हो क्वेश्चन हमारा होगा। तो ये सुदर्शन बैच है ऑल इंडिया जेई एई एग्ज़ाम के लिए, जिसमें सिविल इंजीनियरिंग के आपको 25,000 एमसीक्यू देखने को मिलेंगे, जिसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होंगे। जैसे कि अभी आप देख रहे हो ये क्वेश्चन मैं आप लोग को सोल्व करा रहा हूँ, सेम टू सेम ऐसे ही क्वेश्चन होंगे, सबके सब प्रीवियस ईयर के होंगे। लेकिन ये क्वेश्चन जो होंगे सबसे खास बात वो सब्जेक्ट वाइज ही नहीं, चैप्टर वाइज देखने को मिलेंगे। और ऐसा पहली बार हो रहा है जब 25,000 एमसीक्यू आप लोग को देखने को मिल रहे हैं, और वो सब्जेक्ट वाइज ही नहीं, सब्जेक्ट तो हो गई लेकिन चैप्टर वाइज आप लोग को डिस्कशन यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो ये बैच अभी हमारा कल या परसों से ही स्टार्ट हुआ है, तो जल्दी इसको आप ज्वाइन करो। ज्वाइन करने के बाद इसका जो लिंक है वो आपको मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है एप्लीकेशन का, या सिंपल भी आप सर्च कर सकते हो वीआईपी सिविल गुरु। वीआईपी सिविल गुरु आप सर्च करोगे तो आप लोग को प्ले स्टोर पर एप्लीकेशन मिल जाएगा, एंड्रॉयड एप्लीकेशन है, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो 8077283538 आप लोग देख सकते हो, इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो व्हाट्सअप के थ्रू या कॉल के थ्रू, तो आप लोगों को वहाँ पर सारी और इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है, लेकिन हाँ बहुत बेहतरीन बैच होने वाला। आप देख सकते हो कितने फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कितनी बार रिपीट होते हैं क्वेश्चन। तो अगर आप एक बार इनको कर लेते हो तो आपके सारे कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे बाई क्वेश्चन, और आप लोग को जो इसकी वैलिडिटी मिलेगी वो 2 ईयर की वैलिडिटी यहाँ पर देखने को मिली, 2 to 2.5 ईयर की वैलिडिटी। अगर अभी ज्वाइन करोगे आप लेटेस्ट तो आपको यहाँ पर 2.5 ईयर की वैलिडिटी देखने को मिलेगी, क्योंकि 6 मंथ की वैलिडिटी आप लोग को फर्स्ट 100 स्टूडेंट में देखने को मिल जाएगी। लेकिन बाद में इसकी वैलिडिटी आपको 2 ईयर रहेगी, और प्राइस भी इसका इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि ऑलमोस्ट 1 रुपी पर डे में यहाँ पर आप लोग को क्वेश्चन प्रैक्टिस देखने को मिलेगी 2 साल के लिए यार, और इससे ज़्यादा क्या चाहिए आपको। अब कुछ लोगों को डाउट है कि सर यहाँ पे हमारे बैच कब तक कंप्लीट हो जाएगा। देखो भाई, मैं आपको बोलूँ तैयारी कभी कंप्लीट नहीं होती, सच बोलूँ तैयारी कभी कंप्लीट नहीं होती, तैयारी चलती रहती। यहाँ पर तो आप लोगों को मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करा रहा हूँ, तो आपका एग्जाम 8 दिन बाद हो, 1 महीने बाद हो, कभी भी हो, तो जितने भी क्वेश्चंस आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए मिलेंगे तो उतना तो आपका बेनिफिट ही है ना। और ऐसा तो है नहीं सिर्फ आप एक एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, आने वाले टाइम में कोई एग्ज़ाम नहीं दोगे, आप एग्ज़ाम तो दोगे ना। तो आप लोग को ये बहुत हेल्प करने वाला है बैच, जो भी आप लोग का 6 मंथ में ये आप ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा बैच। ठीक है, तो आप लोग का कोई भी अगर एग्ज़ाम होता है तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प यहाँ पे करने वाला है। ठीक है, तो चलो अपना फिर से वहीं पर आ जाते हैं हम क्वेश्चंस पर। ठीक है, तो ये हमारे पास था क्वेश्चन। तो मैं आप लोगों को बताता हूँ कि क्या क्या हमारे पास होता है फायर डिमांड को कैलकुलेट करने के लिए। तो फायर डिमांड को अगर कैलकुलेट करना तो सबसे पहला फॉर्मूला आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मैनुअल का। जो हमारे पास गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसका मैनुअल है, तो वो बोलता है फायर डिमांड अगर आपको कैलकुलेट करनी तो 100 अंडर रूट में पी, जहाँ पे पी पॉपुलेशन इन 1000 होगा, लेकिन ये हमको वॉल्यूम देता है तो किलो लीटर में हमको ये देखता है। ठीक है, और साथ में अगर हम बात करें क्विचलिंग फार्मूला जो होता है उसका क्या होता है,
तो फायर डिमांड कैलकुलेट करने का 3182 अंडर रूट में पी होता है, जहाँ पे पी पॉपुलेशन होती है 1000 में ही। लेकिन ये फॉर्मूला जो देता है हमको, वो क्या देता है, डिस्चार्ज देता है। डिस्चार्ज मतलब लीटर पर मिनट के अकॉर्डिंग हमको ये वैल्यू अपनी देता है। तो यही हमसे क्वेश्चन में पूछा था। तो देख लेते हैं, सही ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखो 3182 तो इसमें भी है, लेकिन इसमें अंडर रूट पी नहीं है, सॉरी गाइज। तो ये ऑप्शन नंबर ए तो नहीं होगा, लेकिन इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। और ये आप देख सकते हो, आप लोग का ये भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, ठीक है। इसके बाद और भी फॉर्मूला होता है, एक बस्टन्स मेथड होता है हमारे पास, वो आप देख लो क्या होता है। तो 5663 अंडर रूट में पी, ये भी हमको डिस्चार्ज देता है। एक नेशनल बोर्ड ऑफ फायर का फॉर्मूला होता है, ये कई बार पूछ लिया जाता है। तो एफ डी इज इक्वल टू 4637 अंडर रूट पी और 1 माइनस के 0.01 अंडर रूट के पी, ठीक है। ये भी हमको डिस्चार्ज देता है। तो ये सब के सब क्या होते हैं, हमारे पास फॉर्मूले हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, एस्टिमेट ऑफ वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट डिपेंड अपॉन द रेट ऑफ पर कैपिटा कंजम्पशन द प्रोबेबल पॉपुलेशन एस्टिमेटेड एट द एंड ऑफ द डिज़ाइन पीरियड। यानी कि हमसे अगर बात करें, जो हमारे पास वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट है, अगर कोई एक वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट है, तो उसकी जो एक तरीके से डिज़ाइन लाइफ हमसे पूछ रहा है कि कितनी डिज़ाइन लाइफ होगी अगर हम जो प्रोबेबल पॉपुलेशन की जो फोरकास्टिंग करते हैं, यानी कि एक तरीके से कितने टाइम के लिए उसको हम डिज़ाइन करते हैं। सिंपल मैं आपको बोलूँ तो वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट जो होता है, उसकी डिज़ाइन लाइफ जो होती है वो कितनी होती है, ये क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है। तो आप इसका अपना आंसर चूज़ कर लेंगे। इसका सही आंसर क्या होगा कि कितनी हमारे पास क्या होती है, उसकी डिज़ाइन लाइफ होती। फिर मैं आप लोगों को बताता हूँ कि सभी की डिज़ाइन लाइफ कितनी कितनी होती है। देखो यहाँ पे मैं आप लोग को दिखा देता हूँ। देखिए हमारे पास क्या होता है, जो सोर्स होता है, जो सोर्स होता है, अगर हम उसकी बात करें, तो जो सोर्स होता है हमारे पास, वो उसकी डिज़ाइन लाइफ होती है 50। जो पाइप 1 होता है उसकी होती है 30। और जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट होता है वो कितना होता है हमारे पास, 15 होता है उसकी डिज़ाइन लाइफ, 15 ईयर, ये सब ईयर में है। सोर्स ऑफ रिजर्वायर जो होता है 15, पाइप 2 जो होता है उसकी जो 30 होती है, डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम वो कितना होता है 30। तो जो हमारा ये वाटर सप्लाई सिस्टम है वो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में आएगा, तो उसकी डिज़ाइन लाइफ कितनी होगी, तो उसकी डिज़ाइन लाइफ जो होगी हमारी वाटर सप्लाई की, वो 20 to 30 ईयर्स हो जाएगी। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। साथ में मैंने आप लोगों को ये भी दिखा रखा कि कौन सा जो कंपोनेंट होता है वो किसके लिए डिज़ाइन करा जाता है। जैसे कि सोर्स जो होता है वो आपका मैक्सिमम डेली डिमांड के लिए डिज़ाइन करा जाता है। पाइप जो होता है वो मैक्सिमम डेली डिमांड के लिए डिज़ाइन करा जाता है। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट जो होता है वो भी मैक्सिमम डेली डिमांड के लिए आपका डिज़ाइन करा जाता है। तो डिज़ाइन डिस्चार्ज जो होता है, उसमें से कौन सा डिज़ाइन डिस्चार्ज निकल करके आता है, वो हमसे ये कह रहा है। सोर्स की बात करें, सर्विस रिजर्वायर जो है वो वॉल्यूम के लिए, हमारा वॉल्यूम के बेसिस पे जो है वो डिज़ाइन करा जाता है। पाइप 2 और जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, जो मैक्सिमम आता है हमारे पास, जो मैक्सिमम आता है, मैक्सिमम आवरली डिमांड और कोइंसिडेंट डिमांड। तो कोइंसिडेंट डिमांड और मैक्सिमम आवरली डिमांड, मैक्सिमम आवरली डिमांड में से जो मैक्सिमम होगा उसके लिए हम अपना वाटर सिस्टम जो होता है वो डिज़ाइन करते हैं, ठीक है। और जबकि जो वाटर सप्लाई सिस्टम होता है, ठीक है, ये डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, जो सप्लाई सिस्टम होता है वो मैक्सिमम डेली डिमांड के लिए आप लोग का डिज़ाइन करा जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ आप अपनी क्लियर रखेंगे। नेक्स्ट हमसे बोल रहा है, द पीक फैक्टर फॉर एस्टिमेटिंग मैक्सिमम आवरली डिमांड। अगर मैक्सिमम आवरली डिमांड हमको कैलकुलेट करनी है, तो उसके लिए जो हमारा पीक फैक्टर होता है, जो वो उसकी वैल्यू हमको बतानी क्या होती है। पीक फैक्टर हमको बताना है, पीक फैक्टर फॉर एस्टिमेटिंग मैक्सिमम आवरली डिमांड रिलेटिव टू मैक्सिमम डेली डिमांड। मैक्सिमम डेली डिमांड के रेस्पेक्ट में मैक्सिमम आवरली डिमांड जो होती है उसका पीक फैक्टर कितना होता है, वो हमसे पूछ रहा है। इसका आंसर आप लोग अपना चूज़ कर लेंगे। तो मैंने आपको बताया भी था कि अगर हम बात करें मैक्सिमम आवरली डिमांड की, तो मैक्सिमम आवरली डिमांड जो हम लेकर के चलते हैं अपनी, वो कितनी लेकर के चलते हैं, 150% लेकर के चलते हैं मैक्सिमम डेली डिमांड की। मैक्सिमम डेली डिमांड के टर्म में पूछा ना 150%, या फिर हम इसको ये भी बोल सकते हैं 1.5% ऑफ मैक्सिमम डेली डिमांड, ठीक है। तो इसका सही आंसर तो 1.5 हो जाएगा। लेकिन अगर वो पूछ लेता एनुअल एवरेज के टर्म में, तो हमको मालूम है मैक्सिमम डेली डिमांड जो होती है वो 1.8 टाइम्स होती है एनुअल एवरेज डेली डिमांड की, ठीक है, एनुअल एवरेज डेली डिमांड की। तो 1.5 1.8 की मल्टीप्लाई करते तो 2.7 आ जाता और एनुअल एवरेज डेली डिमांड हमारे पास आ जाता। तो उस समय मैक्सिमम आवरली डिमांड जो है एनुअल एवरेज डेली डिमांड के टर्म में अगर पूछता, तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होता। लेकिन यहाँ पे मैक्सिमम डेली डिमांड जो पूछी है, सॉरी मैक्सिमम आवरली डिमांड जो पूछी है, वो मैक्सिमम डेली डिमांड के टर्म में पूछी है, तो हमारा क्या होगा 1.5 होगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो ध्यान से देखना किसके टर्म में हमसे पूछा है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें पीक फैक्टर की, तो देखिए हमारे पास कुछ इस तरीके से पीक फैक्टर का फ्लक्चुएशन होता है, क्योंकि हमारे पास टाइम का और डिस्चार्ज का हम ग्राफ प्लॉट करते हैं। अगर मान लो एक सिटी है या एक घर है,
तो उसके अंदर किस तरीके से हमारा वाटर की डिमांड होगी। तो सबसे पहले तो वाटर की डिमांड धीरे धीरे इंक्रीज होना शुरू होगी और मॉर्निंग में मान लो सबसे ज़्यादा, फिर धीरे धीरे दोपहर तक कम होगी, फिर जैसे वो ऑफिस से आएंगे तो फिर डिमांड बढ़नी शुरू होगी और फिर कम होना शुरू हो जाएगी। तो ये हमारा एक दिन का ग्राफ निकल करके आता है। मान लो एवरेज जो था हमारे पास ये था डिस्चार्ज जितना हमको सप्लाई करना था, लेकिन कई बार क्या होता है कुछ वैल्यू एवरेज से ज़्यादा हमारे पास चली जाती हैं। तो एवरेज से वैल्यू जो ज़्यादा चली जाती हैं वो किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है। डेली की बात करें तो 1.8, वीकली की बात करें तो 1.48, मंथली की बात करें तो 1.28 और ईयरली की बात करें तो ये फैक्टर 1 होता है। और आवरली की बात करें तो ये फैक्टर कितना होता है 2.7 होता है, पीक फैक्टर। इसी को हम क्या बोलते हैं अपना पीक फैक्टर बोलते हैं, ठीक है। और ये पीक फैक्टर जो होता है पॉपुलेशन के ऊपर भी डिपेंड करता है। अगर पॉपुलेशन 5000 से कम है तो पीक फैक्टर 3 होगा, 50 2 लाख के बीच है तो हमारे पास 2.5 होगा, और 2 लाख से ज़्यादा तो 2 होगा। और इन सब का जो एवरेज निकल कर आता है वही 2.7 आता है, जिसी को हम क्या बोलते हैं अपना पीक फैक्टर बोल देते हैं। देखो अगर आपको कंटेंट बेहतरीन लग रहा है ना तो यार प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, ठीक है। और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी करना, क्योंकि बहुत सारा कंटेंट, बहुत सारा स्टडी मटेरियल आप लोगों के लिए पड़ा हुआ है। आप सारा देखोगे तो आप लोगों को लगेगा कि हाँ सर वाकई वैल्यूएबल कंटेंट दे रहे हैं। अगर पहले आप जज करो, आपको लगे कि हाँ वाकई वैल्यूएबल कंटेंट है तब तो ज्वाइन करो, और अगर आपको लगे कि वैल्यूएबल कंटेंट नहीं है तब मत ज्वाइन करो, है कि नहीं। कोई प्रेशर थोड़ी ना है। जब आपको लगे कि हाँ सर वाकई हमको पढ़ने के बाद लग रहा है, फीलिंग्स आ रही हैं कि हाँ हम कर सकते हैं चीज़ों को, तब तो इसको आप ज्वाइन करना, ठीक है। पॉपुलेशन फोरकास्टिंग फॉर डिटरमाइनिंग फ्यूचर वाटर डिमांड इज़ बेस्ट जज बाई। देखिए हमारे पास पॉपुलेशन को हमें फोरकास्ट करना है और उसके लिए हमारे पास अर्थमेटिक इंक्रीज मेथड होता है, ज्योमेट्रिकल इंक्रीज मेथड होता है, ठीक है। और मैंने आपको इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड बताया, एस कर्व जिसको हम लॉजिस्टिक मेथड बोलते हैं वो भी बताया, जोनिंग मेथड होता है वो हमारे पास होता है, ठीक है। तो ये सब के सब हमारे पास मेथड होते हैं जिससे हम पॉपुलेशन फोरकास्टिंग अपनी करते हैं। ग्राफिकल मेथड भी हमारे पास होता है, ग्राफिकल कंपैरिजन करते हैं हम एक टाउन का, ठीक है। तो वो भी हमारे पास एक मेथड होता है। तो ये सब मेथड हमारे पास होते हैं। तो इनमें से कह रहा है कि अगर हमें एक बेस्ट जजमेंट चाहिए, एक अच्छे से जजमेंट चाहिए, तो उसके लिए हमारे पास जो यूज़ करा जाता है वो ज्योमेट्रिकल इंक्रीज मेथड यूज होता है। अब इन मेथड्स के क्या है, सबके अपनी अपनी कुछ ना कुछ वैल्यू हैं। जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मैनुअल क्या बोलता है कि जो अर्थमेटिक इंक्रीज मेथड होता है ये ओल्ड सिटीज़ के लिए यूज़ करा जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो आपकी जो ग्रोथ रेट है वो क्या होती है, कांस्टेंट होती है। जो ग्रोथ रेट है वो कैसी होती है, कांस्टेंट होती है। इसके बाद हम बात करें ज्योमेट्रिक की, तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन मेथड जो है वो यंग सिटीज़ के लिए आप लोगों को यूज़ करा जाता है, जो न्यू सिटीज़ होती हैं उनके लिए यूज़ करा जाता है, ठीक है। जबकि जो हमारे पास देयर इज़ अ नेटिव रेट ऑफ इंक्रीज इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड, जो हमारे पास वो होता है ना इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड जो होता है, इसकी जो रेट होती है वो कैसी होती है, एक नेटिव रेट होती है। उसके साथ ही अगर हम बात करें जो इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड होता है जनरली गिव्स द वैल्यू इन बिटवीन अर्थमेटिक एंड प्रोग्रेशन। और जो हमारे पास इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड होता है इसकी जो वैल्यू आती है वो अर्थमेटिक और ज्योमेट्रिक मेथड जो है इसके बीच की वैल्यू ये हमको देता है, ठीक है। तो जो ज्योमेट्रिक मेथड होता है ये न्यू सिटीज़ के लिए यूज़ करा जाता है और इससे पॉपुलेशन थोड़ी सी क्या है ज़्यादा निकल करके आती है, तो इसलिए हम इसको अपना अच्छा जजमेंट मानते हैं, क्योंकि हो सकता है कि पॉपुलेशन ज़्यादा बढ़ जाए। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही आंसर आप लोग का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे, द डिस्ट्रीब्यूशन मेन्स आर डिज़ाइन फॉर। तो डिस्ट्रीब्यूशन मेन्स मैंने आपको बताया था डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है हमारा, वो डिज़ाइन करा जाता है आप लोग का जो मैक्सिमम डेली डिमांड, मैक्सिमम आवरली डिमांड है, ठीक है। और साथ में जो कॉन्सिडेंट डिमांड है, इन दोनों में से जो भी मैक्सिमम होगा उसके लिए हम डिज़ाइन करेंगे। तो अब इसमें मैक्सिमम आवरली डिमांड तो हमको दिया हुआ है, मैक्सिमम आवरली डिमांड दिया हुआ है, अच्छा। लेकिन कोइंसिडेंट डिमांड नहीं दिया हुआ, क्योंकि कोइंसिडेंट डिमांड जो होता है वो मैक्सिमम डेली डिमांड प्लस के फायर डिमांड का सम होता है। तो ये हमको नहीं दिया हुआ, तो हमें मैक्सिमम आवरली डिमांड चूज़ करना। लेकिन यहाँ पे मैक्सिमम आवरली डिमांड भी और मैक्सिमम आवरली डिमांड और मैक्सिमम डे हमको दे रखा है। तो याद रखना हम जो डिज़ाइन करेंगे वो मैक्सिमम आवरली डिमांड और मैक्सिमम डे, यानी कि उस घंटे उस दिन के, एक दिन हमने डिसाइड करा इस दिन के किस घंटे में मैक्सिमम डिमांड है उसके लिए हम डिज़ाइन करेंगे। तो मैक्सिमम आवरली डिमांड और मैक्सिमम डे, ठीक है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऐसे समझो इस चीज़ को, ये पूरा एक साल था, इस साल के एक दिन की हमने डिमांड निकाली और ये दिन वो था जिसमें सबसे ज़्यादा पानी चाहिए था हमको। अब जिस दिन हमको सबसे ज़्यादा पानी चाहिए था उसके एक घंटे में हमने डिमांड निकाली, तो ये वो घंटा था जिसको हमें, वो दिन था जिसमें सबसे ज़्यादा पानी चाहिए था। उस दिन के भी हमने उस घंटे में पानी की डिमांड निकाली जिसमें सबसे ज़्यादा पानी चाहिए था, तो उसके लिए हम डिज़ाइन करते हैं। तो सही आंसर आया हमारा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। और ये सब मैं आप लोगों को समझा ही चुका हूँ कि जो मैक्सिमम डेली डिमांड होती है वो 180% होती है एनुअल एवरेज डेली डिमांड की, और जो मैक्सिमम आवरली डिमांड होती है
वो मैक्सिमम डेली डिमांड की 1.5 टाइम्स होती है और मैक्सिमम आवरली डिमांड एनुअल एवरेज डेली डिमांड की 2.7 टाइम्स होती है, ठीक है। और कोई भी जो हमारे पास वाटर स्कीम होती है जिसको हम डिज़ाइन करते हैं अपना, वो हम मैक्सिमम आवरली डिमांड के लिए डिज़ाइन करते हैं पहली चीज़ तो। लेकिन अगर वो नहीं दिया ऑप्शन में तो इन दोनों में से जो भी मैक्सिमम आएगा उसके लिए हम अपना डिज़ाइन करेंगे, ठीक है। तो चलिए आज की इस वीडियो में इतने क्वेश्चंस रखते हैं, क्योंकि ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं रख रहे, 35 मिनट्स की वीडियो हमारा लेक्चर हो चुका है। तो वीडियो आप लोग को कैसी लगी लाइक करके ज़रूर बताइएगा, शेयर कीजिएगा यार अपने दोस्तों के साथ। और बैच की जो लिंक है वो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। सुदर्शन बैच हमने रखा है, एक बार अगर सुदर्शन चल गया किसी भी एग्ज़ाम में आप बैठ जाओ, एक बार इस बैच को लगा लो, कोई आपको रोकने वाला नहीं है। चाहे जेई का एग्ज़ाम हो या एई का एग्ज़ाम हो, अभी से इस बैच को ज्वाइन कर लो, क्योंकि अगर इसका प्राइस में इंक्रीज़ होने वाला है, बहुत जल्दी प्राइस इंक्रीज़ होने वाला है। स्टार्टिंग है बैच की, इसलिए प्राइस कम रखा है। जितना जल्दी ज्वाइन कर लोगे उतना ही आप लोगों को बेनिफिट रहेगा। और रेगुलर यहाँ पर आप लोगों को क्वेश्चन प्रैक्टिस देखने को मिलेगी। अब 2 से 2.5 साल के लिए प्रैक्टिस करने के लिए मिल रही है यार, और इससे ज़्यादा क्या चाहिए। 1 रुपये पर दिन में आप लोगों को क्वेश्चन प्रैक्टिस करने, आप 100 क्वेश्चन लगाने बैठोगे ना, 100 क्वेश्चन लगाने में पूरा दिन आपको निकल जाएगा, 100 क्वेश्चन अगर करने बैठोगे। लेकिन यहाँ पर अगर आपको 2 से 2.5 घंटे में, 3 घंटे में अगर आप लोग को क्वेश्चन मिल जाते हैं 100 करने को, तो मुझे नहीं लगता कि इससे अच्छा कोई ऑप्शन हो सकता है। बाकी आगे आपकी मर्जी है। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।